गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी दोहरा लेखा प्रणाली की फर्स्ट क्लास है और ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया, लेखांकन समीकरण। तो लेखांकन समीकरण के बाद आपका सेकंड प्रैक्टिकल चैप्टर है। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों आपके साथ में चल रहे, एक एक चीज़ लेके। तो आज यहाँ पर अपन देखते हैं दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली से आशय ऐसी प्रणाली से जिसमें कम से कम दो खाते प्रभावित होते हैं, जिसमें एक खाता डेबिट तो दूसरा खाता उतनी ही रकम से क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब खाते क्या है इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं, डेबिट और क्रेडिट क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। तो पहले हम आगे देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बारे में बात करें। तो देखेंगे जो दोहरा लेखा प्रणाली है वो बनाई किसने है, लूकास पेसियोली ने। इसके बारे में हमने आपको बताया था पिछली क्लास में, है ना। पिछली क्लास मीन्स फर्स्ट सेकंड क्लास में हमने आपको बताया हुआ था। तो आज और थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म जो है 15वीं शताब्दी में हुआ था। और किसने किया था, 15वीं शताब्दी में 1494 में इटली के वेनिस नगर के निवासी लूकास पेसियोली नाम के एक पादरी ने इसका आविष्कार किया था। जो पादरी हैं, जैसे मंदिरों में पंडित होते वैसे ही यहाँ पर चर्च में पादरी होते हैं। उसने एक पुस्तक में जिसका नाम डी कंप्यूटिस एक्टिव पचरिस था, उन्होंने ही सर्वप्रथम जर्नल एवं खातावी शब्दों का प्रयोग किया। इस पुस्तक का सन 1543 में लंदन में क्या हुआ, अंग्रेजी अनुवाद हुआ। सन 1795 में एडवर्ड जोन्स द्वारा लिखित इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। हाँ, ये पुस्तक जो है इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। लूकास पेसियोली ने भी लिखी हुई है। तो ये है आपके लूकास पेसियोली, ठीक है, जो कि इनका जन्म 1446 में हुआ था और मृत्यु 1517 में हुई थी। अब इनने पुस्तक भी लिखी थी बहुत सारी, यहाँ पर देखेंगे लूकास पेसियोली की एक बुक दी गई है। अब हम आगे बात करते हैं, ये सब चीज़ें हम आपको बता चुके हैं डिटेल में। अब आगे हम देखते हैं, यहाँ पर ये चीज़ें हमने आपको पढ़ाई हुई थी, एक बार रिवाइज करते हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपके जो खाते होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं ना। खातों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने बताया था कि खाते और उनके जर्नल शब्दों का प्रयोग लूकास पेसियोली ने किया है। तो यहाँ जो खाते होते हैं वो कितने प्रकार के होंगे, दो। एक तो होगा आपका व्यक्तिगत खाता, ठीक है, दूसरा होगा अव्यक्तिगत खाते। और व्यक्तिगत खातों को भी हमने कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से हैं, पहला प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते। तो प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते ऐसे खाते जिनको इनके अंतर्गत सिर्फ ह्यूमन बींग्स को सम्मिलित किया जाता है, जैसे मानव जिनने जन्म लिया हुआ है। हम सब जितने भी हैं वो प्राकृतिक व्यक्तिगत खातों के अंतर्गत ही आएंगे, क्योंकि हमने सबने जन्म लिया है। तो जैसे राम, मोहन, आप, हम सब कौन है, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते हैं, हमारा सबका जन्म हुआ है। तो दूसरा होता है कृत्रिम व्यक्तिगत खाते। जो व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत ही 3 खाते हैं, ठीक है, वो बता रहे हैं हम। तो प्राकृतिक व्यक्तिगत हो गया, दूसरा है कृत्रिम व्यक्तिगत खाते। कृत्रिम व्यक्तिगत खाते क्या होता है, कृत्रिम का मतलब जो ये शब्द लिखा हुआ कृत्रिम, इस कृत्रिम का मतलब क्या होता है, बनावटी। कृत्रिम का मतलब क्या होता है, बनावटी। बनावटी तो कृत्रिम व्यक्तिगत खातों से आशय ऐसे खातों से है जिनको, है ना, किसी विधान या कानून के अंतर्गत व्यक्ति माना गया, ठीक है, कृत्रिम व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। जैसे कंपनी अधिनियम 1956 संशोधन, है ना, कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत एक कंपनी को क्या माना है, व्यक्ति माना है। देखो ये लिखा है हमने, संशोधित कंपनी अधिनियम 2014 है। तो कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत कंपनी को क्या माना गया है कि कंपनी जो है वो एक व्यक्ति है। रिलायंस, टाटा, जियो, आइडिया, सभी कंपनी जिनके नाम आप जानते हैं वो सब क्या है, व्यक्ति हैं। बैंक रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग अनुसार बैंक भी जो है वो क्या है, एक व्यक्ति है। चाहे वो पंजाब बैंक हो, SBI हो, HDFC हो, एक्सिस बैंक हो, इंडसइंड बैंक हो, कुछ भी हो, सभी बैंक के क्या हैं, आपके व्यक्तिगत कहलाते हैं, व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं, ये ध्यान रखना है। फिर होता अगला तीसरा प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता। प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता ऐसे खाते जो व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का प्रतिनिधित्व करते हो, प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। जैसे वेतन आप सब जानते हैं, ये लिखा हुआ वेतन, वेतन खर्च है हम, लेकिन यदि ऐसा लिखा हो आदित्य वेतन, तो जो वेतन है वो तो होता है आय व्यय खाता, लेकिन आदित्य वेतन आय व्यय खाता नहीं होता। आदित्य का मतलब होता है देना बाकी है,
अदत्त का मतलब क्या होता है? देना बाकी है। तो अदत्त वेतन मतलब है कि हमें किसी व्यक्ति को वेतन देना बाकी, हमने उससे काम करवा लिया लेकिन वेतन अभी देना बाकी। तो देखो जो अदत्त वेतन है किसकी ओर इंडिकेट कर रहा है? किसी व्यक्ति की ओर इंडिकेट कर रहा है कि जो अदत्त वेतन है वो हमें किसी व्यक्ति को देना है। तो इसलिए अदत्त वेतन क्या होगा? प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते। ये अदत्त, पूर्वदत्त, उपार्जित, अनुपार्जित, ये 4 शब्द यदि किसी चीज के आगे लग जाते हैं आय व्यय खाते के आगे, तो फिर वो प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता बन जाता है। ठीक है, तो इस वजह से ये चीजें हमने आपको चारों चीजें समझा दी हैं। अदत्त, पूर्वदत्त, उपार्जित, अनुपार्जित हम पिछली क्लासों में आपको पूरा समझा चुके हैं डिटेल से। अब देखते हैं सेकंड खाता आपका। सेकंड कौन सा है आपका? अव्यक्तिगत खाते। और अव्यक्तिगत खातों को हमने 2 भागों में बांटा है, एक तो वास्तविक खाते और दूसरा नाम मात्र के या आय व्यय खाते। तो वास्तविक खाते जो हैं, वास्तविक खातों को भी हमने 2 भागों में बांटा है, मूर्त वास्तविक खाते और अमूर्त वास्तविक खाते। तो पहले हम वास्तविक खातों को देखते हैं। वास्तविक में मूर्त वास्तविक खाते। तो मूर्त वास्तविक खाते क्या कहलाते हैं? ऐसे खाते जिनका कोई वास्तविक स्वरूप होता है, जिनको हम छू सकें, पकड़ सकें, देख सकें, वो कहलाते हैं वास्तविक खाते। अमूर्त वास्तविक खाते जिनका कोई वास्तविक स्वरूप नहीं होता, जिनको ना हम छू सके, ना पकड़ सके, ना देख सकें। तो वास्तविक खाते में देखो, मूर्त वास्तविक में क्या है? कार है, फर्नीचर है, भवन, इन सबको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, ये वास्तविक। अमूर्त वास्तविक खाते ना आप छू सकते, ना पकड़ सकते, ना देख सकते। तो ख्याति, ख्याति क्या है? किसी व्यक्ति का नाम, प्रसिद्धि या संस्था का नाम, प्रसिद्धि ही ख्याति कहलाती है। तो किसी व्यक्ति के नाम को आप छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, है ना, उसकी प्रसिद्धि जो है उसको छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। व्यापार चिन्ह, किसी संस्था का व्यापार चिन्ह बना हुआ है, उसको भी आप छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, फील नहीं कर सकते कितना मोटा है, कितना पतला है। तो इस प्रकार से आप भी अपनी बुक में देखेंगे, उस बुक में मोनो बने हुए हैं, तो वो व्यापार चिन्ह ही कहलाते हैं। उनको आप छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते कि कितने मोटे, कितने पतले हैं। तो इस प्रकार से ये सब क्या कहलाते हैं? अमूर्त वास्तविक खाते कहलाते हैं। और भी होते हैं, पेटेंट होता है। पेटेंट क्या कहलाता है? ये पेटेंट जो है वो किसी संपत्ति पर अधिकार देता है आपके लिए, है ना, किसी संपत्ति पर आपको अधिकार प्रदान कर देता है। पेटेंट, आपने अपने नाम से उसको पेटेंट करा लिया, अब आपका अधिकार है, कोई दूसरा व्यक्ति उस चीज का उपयोग नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होते हैं? सब अमूर्त वास्तविक खाते कहलाते हैं। अब होता है आपका नाम मात्र का खाता या आय व्यय खाता। तो नाम मात्र का खाता, आय व्यय खाता, या फिर हम इसको अवास्तविक खाते भी कहते हैं। इनके अंतर्गत समस्त आय व्यय, हानि, खर्च, लाभ को सम्मिलित किया जाता है। नाम मात्र के या आय व्यय खाते में समस्त आय व्यय, लाभ, हानि को सम्मिलित किया जाता है। इसको हम अवास्तविक खाता भी कहते हैं। तो इसमें वेतन, कमीशन, ब्याज, जितने भी खर्च, आय व्यय, लाभ से संबंधित, वो सब इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। एक्चुअल में होते हैं खाते 2 प्रकार के, व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत, लेकिन हमने सुविधा की दृष्टि से इसको 3 भागों में बांट लिया। देखो ये पहला भाग, देखो ये है आपका व्यक्तिगत खाता। फिर दूसरा गोला ये वाला, देखो दूसरा कौन सा बीच वाला? ये है वास्तविक खाता। और तीसरा ये साइड में है अवास्तविक, या फिर इसको आय व्यय खाता कहेंगे या नाम मात्र का खाता कहेंगे। तो हमने इसको 3, सुविधा की दृष्टि से समझने के लिए हमने इसको 3 भागों में बांट लिया है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहाँ पर आगे इनकी थोड़ी सी परिभाषा देख लेते हैं। ये है व्यक्तिगत खाते, सबको अलग अलग ना करके एक साथ इसकी परिभाषा दी गई है। ठीक है, तो इसकी अपन परिभाषा के लिखेंगे, इन खातों के अंतर्गत समस्त व्यक्ति, बैंक, बीमा, निजी कंपनी, सरकारी कंपनी आदि को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, कोई भी सबको इसके अंतर्गत सम्मिलित करेंगे। वास्तविक खाते, इनके अंतर्गत समस्त वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है ना, इनके अंतर्गत समस्त वस्तुएं सम्मिलित की जाती हैं। नाम मात्र का खाता, या फिर इसको अवास्तविक भी कहते हैं, या आय व्यय खाता, इनके अंतर्गत व्यापार के समस्त हानि, खर्च, आय, लाभ, व्यय सम्मिलित किए जाते हैं। जितने भी हानि, खर्च हैं, आय, लाभ, व्यय हैं, वो सब इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। अब व्यक्तिगत खाते, अव्यक्तिगत खाते, इनमें कुछ नियम हैं, है ना, डेबिट क्रेडिट करने के। अब डेबिट क्रेडिट क्या कहलाता? तो देखो इसमें क्या होता है, अलग अलग चीजें हैं। डेबिट क्रेडिट जो है एक्चुअल में, डेबिट क्रेडिट, तो
डेबिट और क्रेडिट जो है एक प्रकार से इनको क्या होते हैं, खाते के दो पक्ष, खाता ऐसे बनते हैं, प्रारूप हैं, अभी आपको सिर्फ शॉर्ट में हम बता रहे हैं, बाकी ये सब डिटेल में जाएंगे। तो खाते के दो पक्ष होते हैं, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड वाला होता है, लेफ्ट हैंड, और ये राइट हैंड वाला होता है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड का जो होता खाते का पक्ष उसको कहते हैं हम डेबिट, और राइट हैंड वाला जो होता है वो क्या कहलाता है, क्रेडिट। ये डेबिट और क्रेडिट होते हैं, ठीक है। तो हर खातों के अलग अलग नियम होते हैं। वैसे आप सिंपल भाषा में ये मान लेते हैं, जैसे कि हम 3000 में प्लस करेंगे 2000 तो कितना आ जाएगा, 5000। कितना आएगा, 5000। तो जो प्लस है वो एक साइन है, वो बता रहा है कि हमें 3000 में 2000 जोड़ना है। यदि यहां पर माइनस लगाते तो हम घटा देते, गुणा लगाते तो हम क्या करते, गुणा कर देते। तो ये साइन होते हैं, जैसे मैथ्स में, ऐसी कॉमर्स में एक क्रेडिट और डेबिट और क्रेडिट, ये दोनों क्या है, साइन। क्रेडिट क्या है, CR है, CR है ना, हम ऐसे लिखते हैं उसको मिला के। तो CR क्या है, क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट जो है वो क्या है, एक साइन है, हमें बताते हैं कॉमर्स में। तो यहाँ पर भी आप व्यक्तिगत में पाने वाले को डेबिट करते, देने वाले को क्रेडिट। वास्तविक में आती जो वस्तु आती है व्यापार में उसको डेबिट करते हैं, और जो जाती है उसको क्रेडिट करते हैं। तो अलग अलग खातों के अलग अलग नियम होते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि व्यक्तिगत खातों के क्या नियम हैं। तो देखो, परिभाषा हम बता ही चुके हैं कि व्यक्तिगत खातों में क्या है, इन खातों के अंतर्गत समस्त व्यक्ति, बैंक, बीमा कंपनी, निजी कंपनी आदि को सम्मिलित किया जाता है। इसके नियम, पाने वाले को डेबिट, जी लिखा दे हो, पाने वाले को क्या करना है हमें, डेबिट, DR। देने वाले को क्रेडिट करना, यदि व्यक्तिगत है तो पाने वाले को क्या करेंगे, डेबिट, और देने वाले को क्या करेंगे हम, क्रेडिट। ये नियम आपको याद रखना है ध्यान से, ठीक है, बहुत जरूरी नियम है। फिर वास्तविक खाते, इनके अंतर्गत समस्त वस्तुएं सम्मिलित की जाती हैं, ये भी हम आपको बता चुके हैं। इसकी नियम, आती है तो डेबिट, यदि कोई वस्तु व्यापार में आ रही है तो उसको क्या करना है, डेबिट, और जाती है तो क्रेडिट, और वस्तु व्यापार से जा रही है तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। नाम मात्र के, अवास्तविक या आय व्यय खाते, इनके अंतर्गत व्यापार की समस्त हानि, आय व्यय, खर्च, लाभ को सम्मिलित किया जाता है। इसकी नियम है, हानि तथा खर्चों को डेबिट, आय तथा लाभ को क्रेडिट। जितने भी हानि और खर्च हैं सबको क्या कर दो, डेबिट, और आय और लाभ है सबको क्या कर दो, क्रेडिट। ये नियम आपको याद रखना है, हम आपसे पूछेंगे और लिखवाएंगे भी, ठीक है। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। अब दोहरा लेखा प्रणाली में जब हम सवाल करेंगे तो इनमें कुछ खास चीजें हैं जो आपको हमने लेखांकन समीकरण में बताया था। ध्यान से, हमने आपको बताया था कि लेखांकन समीकरण में खरीदने और बेचने को आप क्या लिखेंगे, स्टॉक लिखेंगे। किसको, क्रय और विक्रय को, ठीक, ऐसा हमने बोला था। लेकिन अब ये आपको ध्यान रखना है कि ये सिर्फ लेखांकन समीकरण में करना है, ठीक है, दोहरा लेखा प्रणाली में, जर्नल प्रविष्टियों में नहीं। जब हम जर्नल प्रविष्टियां करेंगे, अभी इसी चैप्टर में करना अपन को, जब हम जर्नल प्रविष्टियां करते हैं तब आपके लिए क्या करना है, जब आप कोई चीज खरीदते हैं तो क्रय लिखेंगे, है ना, माल खरीदोगे तो क्या लिखोगे, क्रय, और माल बेचोगे तो क्या लिखना है आपके लिए, विक्रय। अब ये ध्यान रखना, अब स्टॉक नहीं आएगा। माल खरीदने को क्या लिखोगे, क्रय, माल बेचने के लिए क्या लिखोगे, विक्रय। यदि कोई संपत्ति खरीदते हो तो संपत्ति का नाम लिखना है, संपत्ति बेचते हो तो संपत्ति का नाम लिखोगे, क्रय विक्रय नहीं लिखोगे। ये ध्यान रखेंगे, कुछ नियम है आपको। तो क्या है, पहला कि आपको पहली चीज लेखांकन समीकरण के एक भूल ना होगा, आप इसको अब नहीं लिखेंगे कि खरीदने बेचने को स्टॉक लिखना है, ऐसा नहीं, ठीक है, ये सिर्फ लेखांकन समीकरण में है। जर्नल प्रविष्टियों में यदि आप माल खरीदते हो तो क्रय लिखेंगे, ठीक है, और माल बेचते हो तो क्या लिखोगे, विक्रय। सिर्फ माल की बात कर रहे हैं। यदि कोई संपत्ति खरीदते हो तो संपत्ति का नाम लिखना है, और संपत्ति बेचते हो तब भी संपत्ति का नाम ही आएगा, ठीक है। बस ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अब हम यहां पर देखेंगे इस सवाल। तो इस सवाल है, सवाल करने के पहले आपको 3 काम करना होंगे। 3 काम जो इंपॉर्टेंट है आपको हमेशा, यदि ये 3 काम आपने अच्छे से कर लिए तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। कार्य क्या है, कौन कौन से कार्य हैं जो आपको करना होंगे। नंबर 1, जब भी आप जर्नल प्रविष्टियां करती तो 3 काम, पहला है
खातों को छांटना। हम दोहरा लेखा प्रणाली पढ़ रहे हैं और दोहरा लेखा प्रणाली में कम से कम 2 खाते होंगे। 2 से ज़्यादा खाते हो सकते हैं लेकिन 2 से कम नहीं होंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना, खातों को छांटना है कि इस व्यवहार में कौन कौन से खाते हैं। जैसे आप लेखांकन समीकरण में करते थे, व्यापार शुरू किया तो रोकड़ और पूंजी लिखते थे। तो ऐसे यहाँ पर भी जो आपके व्यवहार दिए हैं उसमें भी आपको ऐसे खाते छांटना। व्यापार शुरू किया तो क्या आएगा, रोकड़ और पूंजी ही आएगी। रोकड़ भी एक खाता होता है, पूंजी भी एक खाता है। दूसरा, खातों को छांटने के बाद हम क्या करेंगे, उन्हें पहचानना। ये आपके काम है, ये सबसे पहले आपको करना, उन्हें पहचानना। ये आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाया जा रहा है सब चीजें। उन्हें पहचानना मतलब खातों को जो छांट लिया उनको पहचानो। जैसे आपने छांटा रोकड़ खाता, तो रोकड़ वस्तु होती है, पता है ना, नोट सिक्के सब वस्तु हैं। तो रोकड़ क्या होती है, वस्तु, तो ये वास्तविक खाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम लिख दे रहे हैं रोकड़ और पूंजी। तो रोकड़ जो है वो वस्तु होती है, तो ये क्या होता है, वास्तविक खाता। तो हमने एक खाता पहचान लिया। पहले तो हमने छांटे 2 खाते, फिर आप उसको पहचान लिया। पूंजी जो होता है, पूंजी कौन सा खाता होता है, पूंजी व्यापारी का खाता होता है, मालिक का। ठीक है, व्यापारी का नाम कभी पुस्तकों में नहीं लिखा जाता, उसके नाम की जगह पे पूंजी या आहरण लिखा जाता है। तो पूंजी जो है वो व्यक्तिगत खाता है। और देखो, किसी व्यक्ति की ओर, मालिक की ओर इंडिकेट कर रहा है, इसलिए कौन सा है, व्यक्तिगत खाता है। अब व्यक्तिगत कोई भी हो, वैसे तो ये प्रतिनिधित्व तो व्यक्तिगत खाता है, तो नियम एक ही लगेगा चाहे कोई भी व्यक्तिगत खाता हो। पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। तो तीसरा काम है यहाँ पर, खातों को पहचानने के बाद तीसरा काम करेंगे, नियम लगाना। नियम लगाना, ये 3 काम आपको करना होंगे। जब भी आप जर्नल प्रविष्टियां करेंगे तो आपको ये 3 काम करना होंगे। पहले, खातों को छांटना, कम से कम 2 खाते तो होंगे, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। दूसरा, उन्हें पहचानना, कौन सा है, व्यक्तिगत, वास्तविक या आय व्यय। और तीसरा, नियम लगाना। जो खाता है उस पर उसका नियम लगा दो। व्यक्तिगत है तो व्यक्तिगत का नियम, पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। वास्तविक है तो वास्तविक का नियम, आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। और आय व्यय है तो आय व्यय का नियम। कौन सा, हानि तथा खर्चों को डेबिट, आय तथा लाभ को क्रेडिट। ये लिखे हुए हैं नियम, आपको हमने बताए थे, हानि तथा खर्चों को डेबिट, आय तथा लाभ को क्रेडिट, ये नियम होते हैं। अब हम इसको करेंगे सवाल को, और यहाँ पर हम लिख देते हैं, निम्नलिखित व्यवहार हुए हैं। हमें क्या करना है, जर्नल प्रविष्टियां करना है। ठीक है, हम इस सवाल में क्या करना है, आपको जर्नल प्रविष्टियां करना है। अब आप सवाल पूरा नहीं पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट हम पढ़ते जाएंगे और एक एक पॉइंट की हम क्या करते जाएंगे, जर्नल प्रविष्टियां करते जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जर्नल प्रविष्टि करते टाइम, जब हम जर्नल प्रविष्टि करेंगे तब हमें करना क्या है, हम पहले तो एक फॉर्मेट बनाएंगे। यहाँ पर ऐसे ही आपको कॉलम बनाना है सबके। ना, एक दिनांक का कॉलम होता है, दिनांक, ये हम दिनांक लिखते हैं। इनके लिखने का तरीका भी आप ध्यान देंगे कैसे लिखते हैं। ये दिनांक का कॉलम है। ये विवरण का कॉलम है। विवरण में हम खातों को डेबिट और क्रेडिट करेंगे, विवरण का कॉलम है। यहाँ पर एक कॉलम आपका एक और बनाना है, छोटा सा, हम यहाँ बना देते हैं। ये LF का है, LF लेजर फोलियो कहलाता है, LF खाता पृष्ठ। ये है आपका डेबिट राशि, TR डेबिट राशि। फिर है आपका CR क्रेडिट राशि।
ठीक है, जो खाता डेबिट है उसकी राशि डेबिट में लिख देंगे, जो खाता क्रेडिट है उसकी राशि क्रेडिट में लिख देंगे। खातों को डेबिट और क्रेडिट यहाँ विवरण में किया जाता है। एलएफ में हम कुछ नहीं लिखेंगे, है ना। यहाँ पर खाता पृष्ठ संख्या लिखी जाती है, लेकिन अभी अपन को कुछ भी नहीं लिखना है, ये सिर्फ आपको बनाना। हेडिंग डालेंगे हम यहाँ पर व्यापारी की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियां। जर्नल प्रविष्टियां, व्यापारी की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियां। तो यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ हम अपना खातों का छांटने का काम मतलब रफ कार्य कर देंगे। यहाँ पर ये आपका रफ काम हम यहाँ करेंगे, तो एक एक सवाल पढ़ते जाएंगे और यहाँ पर रफ काम करेंगे, फिर यहाँ क्वेश्चन आपको सॉल्व करना। तो पहला पॉइंट देखते हैं, 1 जुलाई प्रकाश ने व्यापार आरंभ किया, कितने 20,000 रुपये। तो पहला पॉइंट है, यहाँ पर हम लिखेंगे रफ काम है कि 1 जुलाई को प्रकाश ने व्यापार आरंभ किया। प्रकाश कौन है? व्यापारी। तो व्यापारी का नाम कभी पुस्तकों में नहीं आता है, ठीक है। और व्यापार शुरू करने के लिए जो हम पैसा लगाते हैं उसको पहले तो लिखेंगे हम रोकड़, पैसा लगाया। और व्यापार शुरू करने के लिए जो पैसा लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? पूंजी। तो प्रकाश की नाम की जगह पे क्या आ जाएगा? पूंजी। यहाँ पर 2 खाते होंगे। व्यापार शुरू करते समय हमने क्या लगाया? रोकड़, तो एक तो रोकड़ आएगा, और व्यापार शुरू करने के लिए जो हम रोकड़ लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? पूंजी। तो दूसरा क्या आएगा? खाते में पूंजी। तो हमारे पास इस प्रकार से 2 खाते हो गए, रोकड़ और पूंजी। ये तो हमने खातों को छांट लिया। अब पहचानेंगे रोकड़ कौन सा खाता होता है? वास्तविक वस्तु होती, वस्तु की नहीं। यदि ना हो विश्वास तो आप अपने पास देख लें, आपके पास पैसे रखे होंगे अभी, तो आप उसको छू के देख सकते हैं, वो वस्तु है ना। तो रोकड़ वास्तविक खाता होता है। और वास्तविक का नियम क्या होता है? आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। बताओ, हमने रोकड़ व्यापार में लगाई तो पैसा आ रहा है या जा रहा है? जल्दी बताओ। ठीक है, तो रोकड़ जा नहीं रहा है, आ रहा है। कैसे? यहां पर देखेंगे, हम आपको बता दें। मान लेते हैं व्यापारी है, ठीक है। व्यापारी ने पैसा लगाया कहां पर? ये व्यापार है, व्यापार में। हमने आपको बताया था ना, पृथक अस्तित्व की अवधारणा बताई थी हमने आपके लिए कल। तो पृथक अस्तित्व की अवधारणा क्या होती? व्यापार और व्यापारी दोनों कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो व्यापारी ने देखो पैसा लगा रहा है, तो व्यापार के अंदर आ रहा है। हमें क्या देखना है कि कोई चीज व्यापार में आ रही है या जा रही है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि रोकड़ जो लगाई वो व्यापार में क्या हो रहा है? आ रहा है। देखो एरो बना ना अंदर का, तो रोकड़ व्यापार में क्या हो रही है? आ रही है। और वास्तविक का नियम होता है रोकड़, क्योंकि वास्तविक आता है। आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। रोकड़ व्यापार में आ रही है तो रोकड़ को हम क्या कर देंगे? डेबिट, DR, ठीक है। ऐसी पूंजी, पूंजी किसका खाता होता है? व्यक्तिगत खाता, व्यापारी का खाता होता है, व्यापारी की ओर इंडिकेट करता है। तो पूंजी व्यक्तिगत खाता है, पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। तो देखो व्यापारी क्या कर रहा है? पूंजी दे रहा है, तो देने वाले को हम क्या करेंगे? क्रेडिट। ये व्यक्तिगत खाते का नियम है, पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। तो पूंजी को क्या करना है? क्रेडिट। अब जब हम प्रविष्टि करेंगे तो सबसे पहले यहाँ डेट लिखेंगे, 1 जुलाई। जुलाई आपका 7वां महीना होता है, तो हमने लिख दिया 1 तारीख 7वां महीना और सन 2015। तो हमने यहाँ पर बट्टे में कितना लिख दिया? 2015, ठीक है। लिखा हमने 1/7/2015, मतलब 1 जुलाई 2015। आप सीधा 1 जुलाई भी लिख सकते हैं, जैसे भी आप डेट डालें। अब देखेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे रोकड़ खाता डेबिट, यहाँ लिखेंगे रोकड़ खाता डेबिट। इतना, जैसे हम लिखने का तरीका बता रहे हैं आपको, ऐसे ही लिखना है, इतना स्पेस छोड़ के रोकड़ खाता और इतना स्पेस छोड़ के डेबिट। फिर जैसे हम पैराग्राफ छोड़ के लिखते वैसे ही पैराग्राफ छोड़ के यहाँ पर लिखना है पूंजी खाते से, पूंजी है ना, पैराग्राफ बनाते हैं वैसे ही क्रेडिट वाला लिखेंगे। पहले डेबिट वाला स्टार्टिंग से लिख देते हैं, फिर पैराग्राफ बना के क्रेडिट वाला। तो पूंजी खाते से का मतलब क्रेडिट होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर CR भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि सभी इसी पैटर्न पर लिखते हैं इस वजह से अपन भी इसको इसी पैटर्न से लिख रहे हैं, ठीक। तो से का मतलब क्या होता है? क्रेडिट। तो रोकड़ खाता डेबिट, पूंजी खाते से मतलब पूंजी खाता क्या हो गया? क्रेडिट।
रोकड़ कितनी है डेबिट 20,000, मतलब व्यापार में कितने लगाए हमने 20,000। पूंजी भी कितनी आएगी 20,000 आएगी, जितने पैसा लगाए उसने व्यापार में, यहाँ पर क्या आएगा 20,000। अब जो हमने प्रविष्टि की है उसका हमें यहाँ पर क्या देंगे संक्षिप्त विवरण, इसको हम बोलते हैं नैरेशन या व्याख्या। किस चीज की प्रविष्टि कर दी आपने, तो यहाँ लिखेंगे हम व्यापार प्रारंभ किया, बस ये हो गया प्रविष्टि, व्यापार प्रारंभ किया। बीस हजार। अब ये आपका पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ। दूसरा देखेंगे नगद माल खरीदा कितने का 8,500। तो पहली हमने अभी आपको बताया था नगद मतलब क्या होता है रोकड़, माल खरीदने को हम क्या बोलते हैं किराए। यहाँ पर स्टॉक नहीं लिखना है, माल खरीदने को क्या लिखेंगे किराए और बेचने को क्या लिखेंगे विक्रय। तो नगद माल खरीदा, तो यहाँ पर नगद एक खाता है रोकड़, और माल खरीदा तो माल खरीदने को क्या बोलेंगे हम किराए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है रोकड़ और किराए, दो खाते हो गए। पहले तो अपन को खातों को छांटना है, अब हमें पहचानना है। तो रोकड़ कौन सा खाता होता है, वास्तविक वस्तु है, रोकड़ वस्तु होती है। ठीक है, तो यहाँ पर वास्तविक का नियम लगाएंगे। वास्तविक का नियम क्या है, आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। माल खरीदा नगद, तो पैसा व्यापार से जाएगा, पैसा व्यापार से क्या हो रहा है जा रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे क्रेडिट, रोकड़ को क्या करेंगे क्रेडिट। अब किराए, किराए कौन सा खाता होता है, ये भी वास्तविक है वस्तु, हम वस्तु खरीद रहे हैं, माल क्या होता है वस्तु, तो वस्तु किराए में हम वस्तु खरीद रहे हैं, तो किराया कौन सा खाता है वास्तविक। और वास्तविक का नियम क्या है, आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। देख लो आपको यदि याद ना हो तो, ये है वास्तविक का नियम, आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। तो हमने क्या किया है, माल खरीदा है तो किराए में माल आ रहा है, इसलिए किराए को हम क्या कर देंगे डेबिट। किराए में माल क्या हो रहा है आ रहा है, इसलिए इसको क्या करेंगे डेबिट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कितनी तारीख का था ये लेन देन, 2 तारीख का, 2 जुलाई। तो इसको हमने कॉमा कर दिया। ठीक है, मतलब ऊपर ही का वो चल रहा है 2 जुलाई। पहले हम डेबिट वाला लिखते हैं सबसे पहले, तो क्रय खाता डेबिट, और पैराग्राफ बना के क्रेडिट वाला लिखेंगे, रोकड़ खाते से कितने का माल खरीदा है 8,500। एलएफ में अपन को कुछ नहीं लिखना है, रोकड़ खाता डेबिट है तो रोकड़ के डेबिट में 8,500, सॉरी क्रय खाता डेबिट है तो क्रय के डेबिट में 8,500, रोकड़ खाता क्रेडिट है तो इसके क्रेडिट में आ जाएगा 8,500। ठीक है, ये यहाँ पर लिख देंगे अपन नैरेशन, किस चीज की प्रविष्टि अपन ने की है, नगद क्रय। तो यहाँ लिख देंगे नगद क्रय। शॉर्ट में जो आपका क्वेश्चन है उसी को शॉर्ट में लिख दिया जाता है ना। फिर अगला पॉइंट 3 तारीख भवन खरीदा 4,000 रुपए, 3 तारीख। अब देखो 3 तारीख को क्या बोल रहे हैं, भवन खरीदा, तो खरीदने को हम किराए बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर किराए नहीं लिखा जाएगा क्योंकि भवन संपत्ति है। हमने आपको बताई थी जब कोई संपत्ति खरीदी जाती है तो संपत्ति का नाम लिखेंगे, और जब संपत्ति बेची जाती है तो संपत्ति का नाम आएगा, क्रय विक्रय नहीं आएगा। तो यहाँ पर आएगा एक तो भवन, और भवन खरीदने के लिए हमने क्या दिए होंगे पैसे, कुछ नहीं लिखा तो भाई रोकड़ ही आएगा, पैसे दिए होंगे। तो भवन खरीदा तो एक तो भवन खाता आएगा और दूसरा रोकड़ खाता। अब हम पहचानेंगे तो भवन कौन सा खाता होता है, वास्तविक, क्योंकि भवन वस्तु है, आपका घर वो भी तो भवन है, आप उसको छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं भवन। तो ये क्या है वास्तविक खाता, और वास्तविक का नियम आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। भवन खरीदा तो भवन व्यापार में क्या हो रहा है आ रहा है, संपत्ति है, भवन आ रहा है तो क्या होगा डेबिट। ऐसी रोकड़, रोकड़ भी वास्तविक है, देखो अपन ने पिछले 2 क्वेश्चनों में किया ना, यहाँ 2 पॉइंटों में। हाँ, तो रोकड़ भी क्या है वास्तविक खाता है, और वास्तविक का नियम क्या होता है, आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। भवन खरीदा तो भवन आ रहा है, और पैसा हम दे रहे हैं तो पैसा हमारे पास से जा रहा है, तो जाती है तो क्या करेंगे क्रेडिट। ये हो गया ठीक।
यहाँ पर सबसे पहले हम डेबिट वाले लिखते हैं, फिर क्रेडिट वाला। तो यहाँ लिखेंगे भवन खाता डेबिट, भवन खाता डेबिट रोकड़ खाते से। रोकड़ खाते से कितने का भवन खरीदा है? 4000 का। यहाँ पर लिखेंगे नरेशन, भवन खरीदा। ये आपके 3 पॉइंट हुए। अभी सवाल आपका हुआ नहीं है, इसको बंद कर दो। इतना ही बंद करना अपन को, हर बार सिर्फ विवरण का कॉलम ही लाइन से अपन ऐसे बंद करेंगे, ठीक है, और पूरी लाइन नहीं खींचना है। तो एक एक चीज आपको ध्यान रखेंगे। अब आगे यहां पर करेंगे अपन सवाल। LF का है, पहला वाला दिनांक का है, LF का है, ये आपका डेबिट राशि और क्रेडिट राशि। यदि आपका सवाल दूसरे पेज में पहुंच जाता है करने के लिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे दिनांक, विवरण, डेबिट, LF, डेबिट राशि, क्रेडिट राशि फिर से लिखना है यदि दूसरे पेज पे पहुंच जाता है। हम यहाँ इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास जगह कम, लेकिन आपको लिखना है। यदि दूसरे पेज पे लिखती है तो फिर से दिनांक, विवरण, राशि लिखोगे। अब यहाँ पर आपका कौन सा नंबर है? 4। कमल से माल खरीदा 5000, ठीक है, 4 जुलाई को। तो यहाँ लिखेंगे 4 जुलाई, एक कॉमा कर दिए, मतलब 4 जुलाई की बात कर रहे हैं। पॉइंट नंबर कौन सा आपका? चौथा। अब कमल से माल खरीदा, तो माल खरीदने को हम क्या बोलेंगे? क्रय, बताया हमने। और किससे खरीदा? कमल से, तो यहाँ पर आएगा कमल। जब किसी व्यक्ति का नाम दिया हो और नगद शब्द ना हो तो लेन देन उधार कहलाता है। देखो यहाँ पर लिखा है कमल से माल खरीदा, नगद तो नहीं लिखा कि कमल से नगद माल खरीदा। तो जब किसी व्यक्ति का नाम दिया हो और नगद शब्द ना हो तो लेन कैसा कहलाता है? उधार कहलाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? कमल, और माल खरीदने को हम क्या बोलते हैं? क्रय। तो क्रय लिख देंगे, हो गए 2 खाते। 2 से ज्यादा हो सकते लेकिन 2 से कम नहीं। तो कमल खाता जो है वो कौन सा खाता होता है? व्यक्तिगत, ये वाला व्यक्तिगत है। क्रय खाता जो है वो कौन सा होता है? वास्तविक। तो क्रय वास्तविक खाता है, हम वास्तविक का नियम लगाएंगे। वास्तविक का क्या है? आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। तो क्रय में माल खरीदा, तो क्रय में माल क्या हो रहा है? आ रहा है। जब भी आप माल खरीदोगे तो माल आएगा। क्रय में माल आ रहा है इसलिए क्रय को क्या कर देंगे? डेबिट। कमल व्यक्ति है, व्यक्तिगत का नियम, पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। कमल से माल खरीदा, तो कमल क्या कर रहा है? माल दे रहा है। कमल हो गया माल का देने वाला, तो देने वाले को क्या करेंगे हम? क्रेडिट। तो यहाँ एंट्री कर देंगे। पहले डेबिट वाला लिखा जाता हमेशा, तो क्रय खाता डेबिट, और फिर क्रेडिट वाला पैराग्राफ छोड़ के कमल के खाते से। ये आप लिखने का तरीका देख लेना ध्यान से, ऐसे ही लिखना है जैसा हम लिख रहे हैं। कितने का माल खरीदा उससे? 5000 का। सॉरी, यहाँ पर हमने एक कॉलम नहीं बनाया है जल्दी जल्दी में, तो इसको मिटा देते हैं। बना भी रहे थे लेकिन वो छूट गया कुछ गलती से। यहाँ पर राशि का कॉलम है, कमल के खाते से कितना आएगा? 5000। यहाँ पर नरेशन लिखेंगे हम, उधार क्रय। आप
परेशान ना हो, उसको हम फिर से लिख दे रहे हैं यहाँ पर। चौथा पॉइंट था अपना क्रय आया था और कमल, ठीक है। क्रय हमने डेबिट किया था और कमल को क्या किया था, क्रेडिट, ठीक है। आपको फिर से लिख दिया। अब देखेंगे लगा पांचवा, मजदूरी दी 150, तो यहाँ 5 तारीख को लिखेंगे 5 जुलाई, मजदूरी दी। तो ध्यान देना, मजदूरी एक खाता होता है, ठीक है। कौन सा खाता है, आय व्यय। मजदूरी नाम मात्र खाता। नाम मात्र का हम ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे खाते जिनके सब दुनिया में नाम होते हैं, वास्तविक स्वरूप नहीं होता। नाम मतलब जिनको हमने सुना जरूर है लेकिन देखा आज तक नहीं है। मजदूरी है ना, मजदूरी आप जानते हैं, वेतन जानते हैं, कमीशन जानते हैं, ब्याज जानते हैं, सब ये आय व्यय खाते, नाम मात्र के खाते हैं, इनको आय व्यय खाता भी कहते हैं। तो मजदूरी जो है वो नाम मात्र का, इसके सिर्फ दुनिया में नाम है। आपने कभी क्या मजदूरी को रोड पे जाते हुए देखा है कि मजदूरी जा रही, देखो वो जा रही मजदूरी, देखा कभी नहीं देखा है, लेकिन सुना जरूर है। मजदूर जरूर जाता है रोड पे, जाते हुए देखा होगा, लेकिन मजदूरी को नहीं देखा है। तो मजदूरी जो है वो नाम मात्र का खाता है, आय व्यय खाता भी कहते हैं हम इसको, है ना। और मजदूरी में हम क्या देते हैं, पैसा, तो क्या आएगा, रोकड़। मजदूरी जो है आय व्यय खाता है, इसका नियम हानि तथा खर्चों को डेबिट, आय तथा लाभ को क्रेडिट। मजदूरी व्यापार का खर्च है तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, डेबिट। रोकड़ वास्तविक खाता है, नियम आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। मजदूरी में हमने पैसा दिया, रोकड़, तो रोकड़ व्यापार से जा रही है तो रोकड़ को क्या कर देंगे, क्रेडिट। यहां पर लिखेंगे हम एंट्री, मजदूरी खाता डेबिट, पहले डेबिट वाला लिखा जाता हमेशा, मजदूरी खाता डेबिट, रोकड़ खाते से। कितनी दी मजदूरी की, 150, तो मजदूरी के डेबिट में 150 और रोकड़ के क्रेडिट में 150। यहां पर नरेशन लिख देंगे, मजदूरी दी, ठीक है, ये नरेशन। बस अगला पॉइंट लिखेंगे हम, अगला पॉइंट देखेंगे छठवां, नगद माल बेचा 2000 रुपये, तो यहाँ पर लिखेंगे छठवां पॉइंट, या 6 जुलाई, नगद माल बेचा। नगद मतलब क्या कहलाता है, रोकड़, हमने आपको बताया है, ठीक है, रोकड़ लिखेंगे। और माल बेचने को क्या लिखते हैं अपन, विक्रय। खरीदने को क्रय और बेचने को विक्रय। ध्यान रखेंगे लेखांकन समीकरण नहीं है, जर्नल प्रविष्टियां हैं। तो रोकड़ कौन सा खाता होता है, अब तो आपको याद हो गया होगा कि रोकड़ वास्तविक खाता है, वस्तु होती है। और वास्तविक का नियम आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। हमने नगद माल बेचा, माल बेचोगे तो पैसा व्यापार में आएगा तो रोकड़ को क्या कर देंगे हम, डेबिट। पैसा व्यापार में आ रहा है माल बेचने से। और विक्रय भी वास्तविक खाता होता है क्योंकि हम वस्तु बेचते हैं, वास्तविक खाता है तो इसका नियम क्या होगा, आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। माल बेचा तो विक्रय में माल जा रहा है, इसलिए विक्रय को क्या कर देंगे हम, क्रेडिट। यहां पर पहले डेबिट वाला लिखेंगे हम, रोकड़ खाता डेबिट, विक्रय खाते से। रोकड़ खाता डेबिट, विक्रय खाते से। कितने का माल बेचा है, तो नगद माल बेचा 2000 रुपए का, 2000। यहां नरेशन लिखेंगे, नगद विक्रय। इसको अपन नरेशन भी कहते हैं, व्याख्या भी कहते हैं, ठीक है। अब 7 जुलाई को राम प्रसाद से नगद प्राप्त हुए 300 रुपए, 7 तारीख को यहां पर लिखेंगे। 7वां पॉइंट, राम प्रसाद से नगद प्राप्त हुई। नगद मतलब रोकड़, हमें राम प्रसाद से रोकड़ मिली है, क्या मिला, पैसा, तो रोकड़ आएगा। और किससे मिला है, राम प्रसाद। भाई जब आप हमें फीस देते हो तो हम आपका नाम लिखते हैं कि आपसे हमें फीस मिली हुई है, ठीक है। तो एक आएगा रोकड़, है ना, राम प्रसाद से नगद प्राप्त हुई मतलब पैसा मिला तो रोकड़ लिखेंगे, और किससे मिला है, राम प्रसाद से, तो 2 खाते हो गए आपके।
रोकड़ कौन सा खाता होता है? वास्तविक वस्तु है, आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। राम प्रसाद से रोकड़ मिली है, मतलब पैसा व्यापार में आ रहा है तो रोकड़ को क्या कर देंगे? डेबिट। राम प्रसाद एक व्यक्ति है, बिल्कुल साफ आपको दिख रहा है। व्यक्ति का नियम, पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट, व्यक्तिगत खाते का नियम है। तो राम प्रसाद से मिले हैं मतलब राम प्रसाद हमें पैसा दे रहे हैं, तो देने वाले को क्या कर देंगे? क्रेडिट। यहाँ एंट्री करेंगे हम, पहले डेबिट वाला लिखते हैं, तो रोकड़ खाता डेबिट, और क्रेडिट वाला पैराग्राफ बना के लिखेंगे। तो राम प्रसाद के खाते से। लिखने का तरीका आप ध्यान रखेंगे कि आपको ऐसे ही लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे रोकड़ प्राप्त, नरेशन। कितनी रोकड़ मिली हुई अपन को? राम प्रसाद से 300 रुपये। 300 रुपये लिखेंगे यहाँ पर, रोकड़ में 300 और राम प्रसाद के क्रेडिट में 300। अब इसके बाद हम अगला पेज लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सवाल नहीं बना आपका, तो यहाँ पर लाइन खींच लेंगे अपन। ये विवरण का कॉलम है, LF का कॉलम, ये राशि का कॉलम है आपका डेबिट राशि, और क्रेडिट राशि का कॉलम है। चल अगला पॉइंट देखते हैं हम, 8वां। सीताराम को नगद भुगतान किया 600 रुपये। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर हम लिखेंगे 8वां। सीताराम को नगद भुगतान किया मतलब हमने सीताराम को पैसा दिया, रोकड़ दी है, तो रोकड़ खाता आएगा एक। किसको दिया है? सीताराम। तो सीताराम का खाता लिख देंगे, हो गए 2 खाते। सीताराम को नगद भुगतान किया मतलब रोकड़ है ना, भुगतान में क्या देते अपन? पैसा। और किसको दिया? सीताराम को, तो दूसरा खाता क्या होगा? सीताराम। रोकड़ जो है वो कौन सा खाता होता है? वास्तविक वस्तु है। वास्तविक का नियम, आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। सीताराम को हमने पैसा दिया है तो पैसा व्यापार से जा रहा है, जाती है तो क्या करेंगे? क्रेडिट। सीताराम कौन है? एक व्यक्ति, आपको नाम ही से समझ में आ रहा है, सीताराम व्यक्ति है। व्यक्तिगत का नियम, पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। हमने किसको पैसा दिया? सीताराम को, तो सीताराम होगा रुपए की पाने वाले, तो पाने वाले को क्या कर देंगे हम? डेबिट। ठीक है, तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे 8वें नंबर की। सबसे पहले डेबिट वाला लिखते हैं, तो सीताराम का खाता डेबिट। और फिर क्रेडिट वाला पैराग्राफ छोड़ के रोकड़ खाते से व्यक्तिगत खातों में डेबिट में हम का प्रयोग करते हैं, क्रेडिट में के का प्रयोग करते हैं ना। सीताराम यदि क्रेडिट होता तो लिखते हम सीताराम के खाते से। डेबिट है तो हमने देखो क्या लिखा? सीताराम का खाता डेबिट। बाकी सभी खातों में डायरेक्ट लिखते हैं रोकड़ खाते से, ऐसा नहीं रोकड़ खाता के खाते से नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर कितना है? कितना पैसा था भाई सीताराम वाला? 600 रुपये। 600 सीताराम को डेबिट करेंगे और रोकड़ को क्रेडिट करेंगे 600 से। यहाँ पर लिखेंगे भुगतान किया। भुगतान किया या रोकड़ दी, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 9वां पॉइंट। 9वां पॉइंट देखेंगे क्या लिखा है? दुकान का किराया दिया 450 रुपये। तो यहाँ पर 9वां पॉइंट ध्यान देना, हमने क्या दिया है? किराया। आपने सुना है ना किराया, जानते भी हैं, हो सकता है कोई आपने किसी मकान का किराया भी दिया हो। तो किराया एक खाता होता है नाम मात्र का, इसका सिर्फ दुनिया में नाम है, वास्तविक स्वरूप नहीं होता। आय व्यय खाता भी कहते हैं। और किराए में हम देते क्या है? पैसा। तो दूसरा खाता क्या आएगा? रोकड़। तो ऐसे हमें पहले खातों को छांटना है। अब छांट लिया, पहचानेंगे तो किराया कौन सा खाता होता है? नाम मात्र, मतलब आय व्यय। और आय व्यय का नियम क्या है?
हानि तथा खर्चों को डेबिट, आय तथा लाभ को क्रेडिट। तो किराया व्यापार का खर्च है, इसलिए इसको क्या करेंगे हम, डेबिट। रोकड़ वास्तविक खाता होता है। अभी हमने 8 पॉइंट किए, 9 पॉइंट सब में रोकड़ आया, ठीक है, ध्यान देना। तो रोकड़ कौन सा खाता होता है, वास्तविक। वास्तविक का नियम, आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। किराए में हमने पैसा दिया तो रोकड़ व्यापार से जा रही है, जाती है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो यहाँ पर पहले डेबिट वाला लिखेंगे, किराया खाता डेबिट, किराया खाता डेबिट रोकड़ खाते से। कितने हैं पैसे, 450। 450 किराए की डेबिट में और 450 रोकड़ की क्रेडिट में। यहाँ नरेशन लिखेंगे, किराया दिया। अब इसको बंद कर दो, पूरा बंद कर दो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे हम योग, और दोनों साइड का योग लगा देंगे, बराबर ही आएगा 41,000। डेबिट का भी और क्रेडिट का भी कितना आएगा, 41,000। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि आपको क्वेश्चन में कोई डाउट है ना, कुछ पूछना है, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करेंगे, सीधा आप कॉल करेंगे। आपको 30 सेकंड में, 1 मिनट के अंदर पूरा सॉल्व बता दिया जाएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। व्हाट्सएप पे क्या होता है, एक्चुअल में टाइम लगता है। हम आपसे पूछते हैं, फिर आप हमें बताते हैं, फिर हम आपसे पूछते हैं। यदि हमें आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि आप पूछना क्या चाहते हैं, तो हम आपको फिर टाइप करते हैं, लिखते हैं, फिर आपको आंसर देंगे। तो इस वजह से आप सीधा कॉल करेंगे और हमें पूछ लेंगे, 1 मिनट में आपको पूरा चीज़ें पता चल जाएंगी। थैंक यू। आज की क्लास से यहीं अपन बंद करते हैं, वहाँ की हम कल देखेंगे। बाय।